हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ DSSB पार्ट बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रही हूँ साइकोलॉजी वाले। मतलब जो 100 सेक्शन का पेपर होता है आपका DSSB में, जो 100 मार्क्स का सेक्शन होता है, बेसिकली 100 आपकी साइकोलॉजी आती है और 100 आपका जनरल पेपर होता है। तो जनरल की तो फिलहाल बात नहीं करें, हम यहाँ पर जो आपका पार्ट बी होता है, सेकेंड पार्ट जो होता है, जो 100 मार्क्स से साइकोलॉजी आती है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं करा रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने उनके लिए दी है जो नए जुड़े अभी चैनल पर। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्वेश्चन की सीरीज को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ ग्रुप लर्निंग अप्रोच। ग्रुप लर्निंग, समूह अधिगम बेसिकली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो, ग्रुप लर्निंग को आपने अब तक इतने सारे क्वेश्चन से समझ लिया होगा कि ये बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है ग्रुप लर्निंग, और इसको बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ग्रुप से कोई जितने भी डिस्ट्रैक्शन या जो भी क्रिएट होती है वो टीचर पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उस ग्रुप एक्टिविटी को लीड कर रहे हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है वैरायटी ऑफ आइडियाज कैन बी जनरेटेड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द ग्रुप्स। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर ग्रुप्स में काम करते हैं तो ज्यादा आइडियाज आते हैं, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। वाइड रेंज ऑफ स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक है, जब हम एक दूसरे के विचारों को शेयर करते हैं, एक दूसरे के ज्ञान को साझा करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी स्किल्स निकल कर आती है, बहुत सारे अनुभव हमें पता चलते हैं और जिससे हम अपनी समस्याओं को ज्यादा हल कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस कमिटमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू द एक्टिविटी। और पार्टिसिपेशन मतलब बढ़ता चला जाता है ग्रुप एक्टिविटी में। अगर ग्रुप एक्टिविटी भी इंटरेस्टिंग होती है, थोड़े से बच्चे वहां पर कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो अगर पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो उनका जो कमिटमेंट होता है एक्टिविटी की तरफ वो भी बढ़ जाता है। तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 all of the options are correct. Next, a dash provides a comprehensive picture of cognitive development from birth to the age of 14 or 15 years when cognitive development attains the peak. ठीक है, सो भाई यहाँ पे किसकी थ्योरी की बात हो रही है बताना है, पैवलोव की, पियाजे की, बेंडोरा की या स्किनर की थ्योरी की। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है और अडोलोसेंस तक की स्टेज के बारे में वो बात करते हैं, तो ये है जीन पियाजे। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब 4 स्टेजेस की बात की है इन्होंने। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, सेंसरी मोटर शैशवावस्था होती है आई थिंक। ये आपकी जो सेकेंड स्टेज होती है ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर ये असंक्रियात्मक अवस्था होती है, लास्ट आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग इन हिंदी, आई होप कि आपको पता होगा। जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के उनको पता होगा ये। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोल्ब्स मॉडल। कोल्ब ने लर्निंग का एक अपना मॉडल दिया है, इसको मैं कवर करूंगी पेडागोजी टेस्ट से, पेडागोजी सीरीज में। सो जिन बच्चों को नहीं पता है, मैंने पेडागोजी की एक सीरीज शुरू कर दी है फ्री ऑन यूट्यूब, बिल्कुल फ्री है, और उसमें मैं थ्योरी करा रही हूँ, तो आप प्लीज उस सीरीज को देखें क्योंकि देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दैट इज टोटली फ्री और आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मुझे लगता है कि फ्री की चीजों को वैसे तवज्जो दी नहीं जाती है, लेकिन स्टिल ना, आप एक महंगा कोर्स खरीदेंगे इसके बजाय आप अगर इस सीरीज को देख लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप अपने पेपर के बाद मुझे कहेंगे मैडम ये तो टॉपिक आया था, ये टॉपिक आया था। ठीक है, तो वो सीरीज जरूर देखें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले बीच में, क्योंकि टेलीग्राम पे क्विज होता रहता है, अपडेट्स आती रहती है जो भी चैनल की होती है। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल भी। और पेडागोजी की सीरीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, तो उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट है कोल्ब का जो लर्निंग मॉडल है उसके अकॉर्डिंग, उसने कोल्ब में एक्चुअली 4 लर्निंग स्टाइल्स की बात की है। सो बेसिकली यहाँ पे चारों के नाम दिए हुए हैं, अभिसारी, आत्मसात, समायोजन, अपसारी, सारे ही यहाँ पर दिए गए हैं, कन्वर्जिंग, एसिमुलेटिंग, अकोमोडेटिंग एंड डाइवर्जिंग। तो अब इन्होंने ये पूछा है कि किस लर्निंग स्टाइल में स्टूडेंट क्या करते हैं, रीडिंग करना प्रेफर करते हैं, लेक्चर सुनना, एक्सप्लोरिंग, कुछ मॉडल्स को एक्सप्लोर करते हैं और सोचने का टाइम लेते हैं बेसिकली। ठीक है, सो देखो यहाँ पर आपका अकोमोडेटिंग और ये तो होगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग की बात नहीं होती है। अब थिंकिंग की बात 2 में होती है, एक में होता है थिंक एंड डू कि सोचो और करो, और एक में होता है थिंक एंड वॉच, सोचो और समझो एक तरह से। सो ये बेसिकली होता है एसिमिलेशन में। ओके, इस थ्योरी को भी मैं कवर करूंगी पेडागोजी वाली सीरीज में। सो आपको पूरा डिटेल में देखना है तो सीरीज को फॉलो करें। नेक्स्ट है स्पीच कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ, वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक। स्पीच कम्युनिटी क्या होती है? बेसिकली जब कोई कम्युनिटी, कोई स्पेशल कम्युनिटी जो होती है बन जाती है ऐसे लैंग्वेज बेस्ड पर कि वो एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो 100% तो ऐसा नहीं होता है, मतलब रिलायबल सा नहीं है, हो भी सकता है। वेस्ट कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो वहां पे होता है, और आप साउथ में भी जाओगे तो वहां भी होता है। तो ये स्पीच कम्युनिटीज बन जाती हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, एक ही लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, उसी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, उसी लैंग्वेज के गुणगान करते हैं बेसिकली,
एक ही डायलेक्ट बोलते हैं, यानी कि कोई भी बोलचाल में जो बोली होती है, मान लो कि हरियाणवी लोग हैं तो हरियाणवी लोगों ने अपनी स्पीच कम्युनिटी बना दी है, वो इसी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसी बोली को प्रमोट कर रहे हैं, उसी में बात करते हैं, तो ये एक स्पीच कम्युनिटी बन जाती है। तो पीपल हु स्पीक ए गिवन लैंग्वेज, बिल्कुल। पीपल हु क्रिएट पॉलिटिकल स्पीचेस, जी नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल स्पीचेस देने के लिए स्पीच कम्युनिटी नहीं बनती है। ये एक कल्चरल कम्युनिटी कह सकते हो आप, जो लैंग्वेज बेस्ड होती है। नेक्स्ट है पीपल हु गिव शेप टू द लैंग्वेज दे स्पीक, हाँ उसी लैंग्वेज को जो है आकार देते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये बताना सही कौन सी है। लर्निंग ए टेक्निक में प्रोवाइड अस ए जॉब, कि किसी टेक्निक को सीखने से हमें जॉब मिल सकती है। लर्निंग ए टेक्निक में प्रोवाइड अस विद क्रिएटिविटी, या फिर कोई तकनीक आप सीखकर रचनात्मकता आपको प्रदान करेगी, है ना। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो, आसानी है क्वेश्चन। देखो हम कोई टेक्निक क्यों सीखते हैं, जब आप वो कहते हो ना ITI करते हैं कुछ बच्चे, उसमें भी कोई टेक्निक ही सीखते हैं वो बच्चे। बेसिकली आपका यहाँ पर जब आप कोई टेक्निक सीखते हो तो वो आप बेसिकली अपने प्रोफेशनल कोर्स के लिए सीखते हो, जहां से आपको जॉब मिल सके। सो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब किसी लर्निंग टेक्निक को सीखने के बाद आप क्रिएटिव हो जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। रचनात्मकता इनोवेटिवनेस से रिलेटेड है, तो किसी चीज को लर्न करने के बाद आप क्रिएटिव होंगे, ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं बनता है। तो यहाँ पर सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर ओनली 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। टेक्निक्स बेसिकली हम इसीलिए सीखते हैं, जैसे आपने मैकेनिक्स में कुछ सीख लिया, किसी ने सॉफ्टवेयर में कुछ सीख लिया, इस तरह से कोई चीज, ठीक है। या फिर टीचिंग भी एक टेक्निक ही है ना, किसी ने टीचिंग में प्रोफेशनल कोर्स किया, कोई टेक्निक सीखी है, भाई मैंने स्टोरी टेलिंग करना सीख लिया, मैंने ये करना सीख लिया, तो वो बेसिकली आपको एक जॉब प्रोवाइड करने का स्कोप होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोटिवेशन इज करेक्ट, मोटिवेशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन, पढ़ के खुद भी आसान से आंसर आप दे दोगे। एक्सट्रिंसिक मतलब कि जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो परिणाम प्राप्त करने के लिए, 1 सेकेंड मैं इसको म्यूट कर देती हूँ। तो बाहर एक परिणाम प्राप्त करने के लिए गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करती है और व्यक्ति के बाहर से आती है ना सर। इसको इस पे कंसंट्रेट करो, आउटसाइड फ्रॉम द इंडिविजुअल। ऑब्वियसली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, मैंने बहुत बार आपको बताया इसके बारे में। अब बात है इंट्रिंसिक की, तो ये विद इन द इंडिविजुअल ना, इंसान के अंदर से आता है। मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, इससे मुझे ना पैसे मिलते हैं ना कुछ और, मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन। मुझे जॉब करनी है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, मुझे रेपुटेशन बनानी है अपनी, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टोटली। ओके, ये मत समझना कि जॉब कर लूंगा तो। अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हो ना, मान लो आपकी जॉब भी लग रखी है, आप PhD करना चाहते हो क्योंकि मुझे है कि मैं रिसर्च करूं किसी चीज में, ये करूं, अगर आपके अंदर से आ रहा है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन PhD करनी है क्योंकि मुझे तो डॉक्टरेट की डिग्री लिखवानी है, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना है, तो ये एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। तो पर्सपेक्टिव सोचना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज योर रोल एज अ टीचर टू फैसिलिटेट मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। मीनिंग मतलब जब भी आप कुछ सिखा रहे हो तो उससे मतलब निकाल पाए बच्चे। यू नीड टू क्रिएट अ कंजीनियल एनवायरमेंट इन द क्लासरूम एंड स्कूल, तो आपको एक बहुत ही अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा, बिल्कुल जो इस मीनिंग मेकिंग प्रोसेस के अनुकूल हो। You should record each student's perception of the issue on the blackboard so that all the statements are visible to all students. आप एक ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे खड़े हैं एज ए टीचर, आपने बच्चों से कुछ क्वेश्चन कहे, ठीक है भाई, रिया जो है, रिया ये बात कह रही है, आपने नोट कर लिया। फिर आपने किसी और से पूछा, शिवम ये बात कह रहा है, ठीक है, या फिर कनक ये बात कह रही है, इस तरह से आपने नोट डाउन कर लिया सारे रिस्पॉन्सेस को। तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि हर बच्चे के रिस्पॉन्स में क्या मीनिंग बन रहा है बेसिकली, और आप उसको मिला जुलाकर क्लास को समझा सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे बच्चे गलत सोचेंगे और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सही सोचेंगे, लेकिन ये है कि आप सबके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, और ये बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट है व्हाट मे बी द रीजन बिहाइंड यू चूजिंग टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। हम कहते हैं सब लोग लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम बनाइए, लेकिन हमें भी पता है कि रियलिटी में वो नहीं हो पाता है। तो हम जब टीचर सेंटर्ड बना देते हैं अपने क्लासरूम को, जहां पर टीचर का डोमिनेटिंग रोल हो जाता है, तो वो कब होता है? देखो, आप जब हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे ना, 11th में 12th में, तो वहां पर मोस्टली क्लासेस आपकी टीचर सेंटर्ड ही हो जाती हैं। वहां पे आप एक्टिविटी, प्ले वे, ये सब नहीं करा सकते हो। आप बेसिकली वहां पर लेक्चर्स देते हो, आप प्रोजेक्ट्स बनवाते हो, असाइनमेंट्स बनवाते हो, वो भले ही वो है, लेकिन लेक्चर्स ऑलमोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लेक्चर्स का। कॉलेजेस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये टीचर सेंटर्ड क्लासेस मानी जाती है, तो वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती।
तो जब टीचर सेंटर्ड अप्रोच अपना रहे हो आप, तो क्या है आपका मोटिव? जब साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए 80 है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देखेंगे या कहीं भी जाएंगे 80 बच्चे भी होते हैं, तो 80 बच्चों के साथ एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल ना। एक पीरियड होता है, फिर मान लीजिए 3-4 घंटे ही है स्कूल का टाइम, तो आप कितना पढ़ा लोगे उनको एक्टिविटी से? तो आपको वहां पे टीचर सेंटर्ड में आपको स्विच कर जाना होता है, ठीक है, क्योंकि फिजिबल मेथड होता है। नेक्स्ट है क्वाइट नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यू एंड फेमिलियर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। अब कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिनके लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो इजिली एक्टिविटी से नहीं समझ में आते, तो उनके लिए हमें लेक्चर या फिर हमें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना जरूरी हो जाता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड विद ओरिजिनेटिंग डिस्कवरी लर्निंग? डिस्कवरी लर्निंग किसकी थी भाई? ब्रूनर की थी। ओके, याद रखेंगे। पावलोव और थॉर्नडाइक तो आपके बिहेवियरिस्ट थे, तो ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग दी थी। स्पाइरल करिकुलम भी इनका ही था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एलिमेंट्स ऑफ गेम इन प्लेवे मेथड? सॉरी, यस, तो प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग के कौन से एलिमेंट्स हैं? तो कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिल्कुल ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिल्कुल ठीक है, अंदर से बच्चे के आ गया ना कि खेलना है मुझे, तो बच्चा खेलेगा ही खेलेगा। वर्किंग विदाउट फियर, बिना डर के, बिल्कुल ठीक है। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, कि आप बाहर से ना कहीं चुप रहो शरारत मत करो, ये नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। अंदर से बच्चे थोड़े से अनुशासित होंगे कि हाँ भाई हमें गेम खेलना है, गेम के कुछ रूल हैं, हम उनको मानेंगे, हम बीच में शरारतें नहीं करेंगे, हम चीटिंग नहीं करेंगे, ये सब डिसिप्लिन में, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन रूल्स होते हैं ना। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट, तो आपके सारे ही करेक्ट होंगे। सो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन तो अच्छे थे, एक आधा ही मुश्किल से था, थोड़ा बहुत ऐसा होगा फंसाने वाला, अदरवाइज तो सारे क्वेश्चन इजी थे, है ना। थोड़ी मेहनत जारी रखिए अपनी, ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। और ये वीडियोस भी देखते रहेंगे तो भी आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, आप पढ़ेंगे जस्ट आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हैबिट बनाओ थोड़ा सा। 10 क्वेश्चन की वीडियो होती है, छोटी सी वीडियो होती है, देख लोगे कुछ जाएगा नहीं आपका, बल्कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।